Assalamu alaikum student, this is Vikas Aziz. Today we discuss about the osmoregulation chapter. हमने 15 स्टार्ट किया था होम्योस्टैसिस का। उसमें हमने देखा था कि हम तीन चीजें इसमें फर्दर पढ़ेंगे। osmoregulation है, thermoregulation है और excretion है। सो osmoregulation आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। osmoregulation को हमने डिफाइन कैसे किया था? दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन बॉडी। अब ये तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं बेसिकली जो आपने याद रखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बेस पे। तो अगर हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें कि कौन सा ये इन्वायरमेंट होता है, हाइपर का आप सबको पता है कि हाइपर का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा हो जाना, और हाइपो का क्या मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना। आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। सो ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से बेसिकली टर्म्स है हाइपर, हाइपो एंड आइसो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं? एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बीकर है और इसमें हम जो है वो वाटर ले लेते हैं। अब इसमें हम एक सेल प्लेस करते हैं। सो हियर वी हैव अ सेल, और सेल के अंदर अपना कोई सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 डॉट लगा दिए। अब बाहर का जो वाटर है इसमें मैंने काफी ज्यादा सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिया। जो ब्लैक डॉट मैं लगा रहा हूँ ये फॉर एग्जांपल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट है। इसी तरह से हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक नाम से जाहिर है दे आर अपोजिट टू ईच अदर। उसको भी साथ साथ अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें, फॉर एग्जांपल इस बीकर में भी हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक सेल को प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सेल प्लेस कर दिया। अब इस सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मैंने बहुत ज्यादा बना दी और बाहर के इन्वायरमेंट में मैंने सिर्फ 3 डॉट लगा दिए, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। सो बेसिकली बेटा अगर तो हम बात करते हैं कि आप किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को प्लेस करते हैं तो उसके बाहर के इन्वायरमेंट में अगर तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे, और जिसमें आपने सेल प्लेस किया है उसके बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो आप उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहेंगे। सो हाइपरटोनिक इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ये जो आउटर सॉल्यूशन है, ये इस बीकर के अंदर जो सेल से बाहर का इन्वायरमेंट है, वाटर है। सो ये हम किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू सेल प्लेस इन इट, प्लेस इन इट, जिसके अंदर हमने इसको प्लेस किया। सो इफ द सॉल्यूट concentration is more in the solution in which a cell is placed, then this type of solution or environment is called hypertonic. And the environment which contain less solute concentration as compared to, क्योंकि हम comparison में बात कर रहे हैं, so as compared to cell which is placed inside in this beaker, so as compare to cell place in it, जो कि इसमें हमने प्लेस किया हुआ। सो इसको आइसोटोनिक को हम लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सर व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस अ सेल इन द हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो अगर तो बेटा आप एक सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर दें जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 14 में वाटर पोटेंशियल पढ़ा हुआ है। व्हेन यू ऐड द सॉल्यूट देन देयर विल बी, अब ये बाहर के एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। बाय एडिंग द सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉल्यूट कम है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। सो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। या सिंपल आप ऑस्मोसिस की ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज मूव फ्रॉम द लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सो वाटर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब सेल जो है, वाटर जो है वो इस सेल को छोड़ के बाहर जाना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड मोर सॉल्यूट। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम, क्योंकि वाटर जो है वो सेल से बाहर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। तो जब भी आप
किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को प्लेस करते हैं तो उसमें फिर होता क्या है, उसमें होता ये है कि एक्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है। और एक्स ऑस्मोसिस क्या होती है? इफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउटसाइड द सेल देन दिस इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस। और उसके रिजल्ट में सेल क्या हो जाएगा बेटा? श्रिंक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सेल का साइज भी कम हो जाएगा, सेल जो है वो सुगड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि वाटर निकल गया। इसी तरह से इसके अपोजिट की अगर हम बात करते हैं विच इज द हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक की अगर हम बात करें, अगर आप इसके अंदर सेल प्लेस करेंगे तो दो डेफिनेशंस के साथ आप अगेन इसको देख सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, या फिर वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज मूव टुवर्ड द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सेल के अंदर अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो वाटर मूव इनसाइड द सेल। वाटर जो है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। एंड व्हेन द वाटर मूव इनसाइड द सेल then this is called endosmosis. So if you place the cell in the hypotonic environment, then there will be endosmosis, and result of endosmosis is the turgidity of cells. सेल जो है वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, मतलब स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। यहाँ पे दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं एज बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर हम कंपैरिजन देखें प्लांट का और एनिमल सेल का, मतलब अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास सेल जो है उसमें अगर एक्सोस्मोसिस हुई है, तो अगर दो सेल्स को हम कंपैरिजन में देखें, एक प्लांट सेल है, P स्टैंड्स फॉर प्लांट हियर एंड A स्टैंड्स फॉर एनिमल। सो अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास प्लांट सेल है, उसमें श्रिंकेज होगी तो सेल का साइज सेम रहेगा, सेल का साइज जो है वो सेम रहेगा। इसकी क्या रीजन है वो भी हम बात करते हैं। जबकि एनिमल सेल जो है इसका साइज क्या हो जाएगा? शॉर्ट, छोटा हो जाएगा या फिर स्मॉल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप स्मॉल लिख सकते हैं कि उसका साइज है ना स्मॉल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो बेटा उसमें बाहर सेल वॉल होती है जिसको कुछ नहीं होने वाला, अंदर से जो प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है। सो सेल का साइज प्लांट में सेम रहेगा, और ये जो श्रिंक हो जाता है इसको हम बेसिकली एक टर्म दे रहे होते हैं, दिस इज प्लाज्मोलाइसिस। So shrinkage of protoplast in the plant cell by placing the plant cell in the hypertonic environment is called plasmolysis, in which protoplast shrink, but overall cell size remains same due to the presence of cell wall. But animal cell में वो shrink हो जाएगा। इसमें भी आपने याद रखना है, अगर हम बात कर रहे हैं कि बेटा एंडोस्मोसिस हो गई है, एंडोस्मोसिस अगर हुई है तो इसमें भी अगर हम प्लांट सेल की बात करें और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ टर्जिड होगा, वो सिर्फ क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। बट अगर आप एनिमल सेल को हाईली हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्लेस करते हैं दे विल बी बस्ट, ये फट सकते हैं। जबकि ये बस्ट नहीं होंगे, ये बस्ट हो सकते हैं, ये नहीं होते। प्लांट सेल बस्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगेन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सो एक साइड से सेल वॉल आप देख रहे हो कि वो उसको बस्ट होने से बचा रही है, दूसरी साइड में उसके सेल के साइज को मेंटेन कर रही है। ये जो एनिमल सेल जो बस्ट हो जाते हैं इसके लिए भी हम एक टर्म यूज कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज ऑस्मोटिक लाइसिस, ऑस्मोटिक लाइसिस। सो दिस इज डेंजरस फॉर अस। ये दोनों ही हमारे लिए जो इन्वायरमेंट है ये फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, जो फेवरेबल, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारे सेल जो है वो श्रिंक हो जाए, क्योंकि उनकी वर्किंग जो है वो इफेक्ट होगी, और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे सेल बस्ट हो जाए। सो द आइडियल सॉल्यूशन इज द आइसोटोनिक। सो आइसो मीन सेम, आइडियल सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है। इसकी बेटा अगर मैं बात करूं आइसोटोनिक का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक सेल प्लेस किया आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में, अंदर मैंने 5 डॉट लगा दिए और बाहर भी मैंने 5 डॉट लगा दिए। सो इफ द solution or environment have same solute concentration as compared to the cell which is placed inside this solution, then there will be no endosmosis and no exosmosis. So cell size remains same
This is called isotonic environment and this is the ideal solution. So there will be no endosmosis, no endosmosis. So when there is no endosmosis, cell remains same in size and also there is no exosmosis. इसमें कोई exosmosis भी नहीं होने वाली. सो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट रहे वो आइसोटोनिक रहे, विच इज अ आइडियल सोल्यूशन या इन्वायरमेंट. नाउ वी डिस्कस अबाउट द, ये 2 नंबर की डेफिनेशंस आ जाती है और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, कौन सा ऐसा है जिसमें प्लांट सेल जो है वो प्लाज्मोलाइसिस में जा सकते हैं, ऑस्मोटिक लाइसिस किसमें होती है एंड सो ऑन. Now we discuss about the osmoregulation in plants on the basis of availability of water. वाटर कितना अवेलेबल है प्लांट्स को, उसकी बेस पे हम प्लांट्स की 3 कैटेगरीज बना रहे होते हैं. फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स, सेकंड वन इज मेसोफाइट्स एंड लास्ट वन इज जीरोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स, as the name indicate, hydro mean water and phyte mean plants, the plants which live inside the water or live with the excessive supply of water called hydrophytes. Meso mean moderate, the plants which live in the moderate supply of water called mesophytes. And last one is the zero, zero mean dry. So जो dry environment में रहते हैं उनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं. मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ पे कंपैरिजन में हम देखेंगे पीटीबी की बुक में कुछ चीजें नहीं भी दी हुई जो कि बहुत टेक्निकल और इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा से रिलेटेड है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. आप वो अपने एग्जाम के अंदर लिख भी सकते हैं, इसको आप याद भी रख सकते हैं. हाइड्रोफाइट्स में हम यहाँ पे फीचर्स देखेंगे और फीचर्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला जो हम फीचर देखने वाले हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. So hydrophytes, they have abundant amount of water or supply of water. So they have excessive availability. Excessive availability. और इसी तरह से अगर हम मेसोफाइट्स की बात करते हैं, they have moderate supply or amount of water. Moderate availability of water. And last one is the xerophytes. They have shortage of water. या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दीज प्लांट्स. हाइड्रोफाइट्स को बहुत ज्यादा अगर वाटर अवेलेबल है या बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी में रह रहे हैं, बार बार पानी आ रहा होगा, सो इनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी वो क्या होगी, दिस इज अबंडेंट और फ्लडिंग ऑफ वाटर. तो इनके लिए जो प्रॉब्लम है वो है बेटा, दिस इज फ्लडिंग ऑफ वाटर. फ्लडिंग ऑफ वाटर, पानी क्योंकि बहुत ज्यादा मिल रहा है. मेसोफाइट्स क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पानी जितनी जरूरत होती है उतना मिलता है, तो कोई ड्रास्टिक इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई लीथल इनके लिए नहीं है एनवायरमेंट. सो नो ड्रास्टिक प्रॉब्लम या इफेक्ट. दे फेस सिवियर डिहाइड्रेशन. ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर हम जीरोफाइट्स की बात करते हैं तो उनमें वैसे ही अमाउंट वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो क्या कर रहे होंगे बेटा, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे होंगे. नेक्स्ट हम अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. ये तो हो गई ना प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी. अब अगर तो उनके पास ये प्रॉब्लम्स है तो उनके पास क्या ऐसी एडॉप्टेशंस है जिससे वो अपनी ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, वाटर के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं. सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लीफ या लीव्स. इनके जो हाइड्रोफाइट्स के लीव्स होते हैं, दे आर लार्ज इन साइज, दे हैव मोर सरफेस एरिया, लेस वॉल्यूम. अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जिस तरह से वाटर ले ली है, पानी में रहने वाले हैं,
ये जैसे पेज होते हैं जिसके ऊपर हम लिखते हैं, उस पेज को अगर हम बात करते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा क्यों होता है? व्हेन देयर इज मोर सरफेस एरिया, then this surface area exposed by the more light and more evaporation अगर transpiration अगर, क्योंकि हमें पता है लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाइट के साथ एक्सपोजर ज्यादा होगा, उतना वाटर से ज्यादा जल्दी जान छूटेगी और तेजी से जान छूटेगी। सरफेस एरिया ज्यादा जब होता है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होता है। जैसे पेज की अगर मैंने बात की तो पेज जो है वो बिल्कुल फ्लैट सा है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। बट अगर उसकी आप पेज का वो देखें कि वो उसकी विड्थ कितनी होती है बिल्कुल चौड़ाई में, या उसका जो वॉल्यूम होता है बिल्कुल बारीक सा होता है, तो क्योंकि इन्होंने वाटर को स्टोर नहीं करना होता, दैट्स वाई इनमें वॉल्यूम कम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीजोफाइट्स, तो इसमें बेसिकली जो साइज होता है वो मॉडरेट या मीडियम होता है, दरमियाना होता है। ऑपोजिट कर लेंगे आप हाइड्रोफाइट्स और मीजोफाइट्स को, इसमें जो साइज होता है वो लीव्स का स्मॉल होता है और इसी तरह से थिक होते हैं, सरफेस एरिया कम होता है बट वॉल्यूम ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम बट वॉल्यूम क्या होगा? वो ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम, नीचे की तरफ एरो लगाते हैं। इसकी क्या रीजन है? ऑब्वियस सी बात है, लीव्स जो है उनका जब साइज कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, वॉट लाइट के साथ एक्सपोजर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। पीटीबी सॉरी फेंडल की बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव्स के बाद स्टोमेटा की। स्टोमेटा की अगर हम बात करें, स्टोमेटा की आपने स्टोमेटा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है कि कहाँ पे होते हैं, उनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है। दे आर प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस, अपर epidermis. As we know, leaf have three main layers. अपर एपिडर्मिस होती है, देन मेसोफिल सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी लोअर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस में इनके स्टोमेटा क्यों होते हैं? क्योंकि लाइट अपर एपिडर्मिस में पड़ती है। व्हेन देयर विल बी मोर लाइट देन देयर विल बी मोर ट्रांसपायरेशन, सो इनके स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में होते हैं। मेसोफाइट स्टोमेटा प्रेजेंट on lower epidermis, lower epidermis। इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। और लास्ट वन जीरोफाइट्स, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डिप्रेशंस में होते हैं, गड़ों में, डिप्रेशंस, सन के डूबे हुए। तो ये बेसिकली डिप्रेशंस में क्यों होते हैं, इसकी क्या लॉजिक है, ये मैं भी आपको भी डायग्राम में ये मजीद समझाता हूँ कि बेसिकली इनके डिप्रेशन में क्या, बच्चों को समझ नहीं आता सर घड़ों में कैसे हैं, वो अभी हम एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। सो स्टोमेटा की ओपनिंग के बारे में आपने ये भी पीटीपी में नहीं है बट आप इसकी ये याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा अपने नॉलेज के लिए, लिख भी देंगे तो भी ठीक है। ओपनिंग की अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स, इसके जो स्टोमेटा होते हैं दे रिमेन्स ओपन, इनके स्टोमेटा रहते हैं ओपन डे में भी एंड नाइट में भी, क्योंकि सुबह भी ये ट्रांसपायरेशन करते रहेंगे, रात को भी ये अपने वाटर को रिलीज करते रहेंगे। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा, फ्लडिंग है। इसमें हमेशा जो स्टोमेटा ओपन रहते हैं वो डे में रहते हैं और रात में क्या हो जाता है? क्लोज, क्योंकि पानी जो है वो दरमियान है। जीरोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ओपन होते हैं ओनली इन नाइट, ये सिर्फ रात के टाइम पे ओपन होता है ताकि लाइट कम हो, ट्रांसपायरेशन कम हो और जीरोफाइट्स को वैसे ही पानी की कमी है तो वो बचे रहे। सो स्टोमेटा ओपन remains open day and night, remains open during daytime, remains open during night when there is no light। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, एक तो ट्रांसपायरेशन और दूसरा स्टोरेज ऑफ वाटर। सो अगर मैं बात करूं, चलें आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर लें और वो कर लें स्टोरेज ऑफ वाटर की, स्टोरेज ऑफ वाटर। नो स्टोरेज ये नहीं करते, लिटिल बिट, और ये तो ह्यूज अमाउंट में करते हैं,
ह्यूज अमाउंट में स्टोर करते हैं। सो ये एक टर्म यूज होती है सकुलेंट ऑर्गन्स। अब सकुलेंट ऑर्गन्स की भी आपसे डेफिनेशन जो है पूछी जा सकती है कि सकुलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं। सकुलेंट, अब सकुलेंट ऑर्गन्स की अगर हम बात करें इन xerophytes when there is a rainy season their stem and leaves store abundant amount of water and their stem and leaves become juicy and these juicy stem and leaves are called succulent organs। तो इसको हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं, ये भी आपसे 2 नंबर की पूछी जा सकती है। सो xerophytes की अगर हम बात करें, xerophytes ड्यूरिंग रेन store water in stem and leaves and these organs become juicy। These organs become juicy called succulent organs। इन organs को हम succulent organs कहते हैं। So this is all about the osmoregulation in plants। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, हाइड्रोफाइट्स में वाटर लिली की एग्जांपल दे दें, मेसोफाइट्स में मैंगो रोज की दे सकते हैं, या हमारी जो क्रॉप्स फसलें होती हैं, व्हीट है, कॉर्न है, कॉटन है एंड सो ऑन। और लास्ट में अगर हम जीरोफाइट्स की बात करते हैं उसमें आप कैक्टस की एग्जांपल दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द osmoregulation in plants and आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। एक लास्ट में बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम जाते जाते कर लेते हैं, और वो ये है कि आपकी पीडीबी की ही बुक के अंदर एक उसने xerophytes में एक पॉइंट लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है व्हेन देयर इज अ हाईली शॉर्टेज ऑफ वाटर in the xerophytes they shed their leaves and their stems start photosynthesis for the production of food। जब जीरोफाइट्स है उनको बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, तो वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि लीव्स को शेड कर देंगे, देन हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑर्गन से वही थे लीव्स। देन आपने ये याद रखना है कि इनकी स्टेम जो होती है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देती है। नाउ आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा ड्राई इन्वायरमेंट में वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं एंड उनकी स्टेम जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देती है। सो वो आपसे एमसीक्यू पूछ के ये आपसे पूछ सकते हैं मेसोफाइट्स अल्फा बीटा, चार्ली में जीरोफाइट्स, डेल्टा में वो फॉर एग्जांपल हेलोफाइट्स लिखते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। सो इसकी स्टेटमेंट ऐसे बन सकती है, द प्लांट्स व्हिच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट कंडीशन एंड देयर स्टेम स्टार्ट